नमस्कार साथियों, किस्सा गोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम यही सच है कहानी पढ़ रहे थे और भाग 2 में हमने देखा कि दीपा अपनी नौकरी के लिए इंटरव्यू देती है, पर दीपा को लगता है कि शायद उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा नहीं हुआ है। और फिर निशीत आकर कहता है कि कोई बात नहीं, तुम ये नौकरी पक्की समझो और इस बात पर तो तुम्हें पार्टी देनी चाहिए। दीपा निशीत के साथ जाती है। दीपा को इस बात पर आश्चर्य भी होता है कि निशीत क्यों उसके काम में इतनी रुचि ले रहा है, क्यों उसकी नौकरी लग जाने के पीछे पड़ा है। वह चाहता है कि उसकी नौकरी लग जाए, उसकी मदद कर रहा है। दीपा निशीत से नफरत करती थी क्योंकि निशीत ने उसे धोखा दिया था, उसकी बेइज्जती की थी। पर अभी दीपा चाह कर भी निशीत को मना नहीं कर पाती है। वह उसे संजय की बात नहीं बता पाती है कि वह इस समय संजय के साथ है और संजय से विवाह करना चाहती है। वह सब कुछ चाहती है निशीत को बता दे, निशीत को मना कर दे, पर वह कुछ नहीं कर पाती। वह शाम को निशीत के साथ कैफे में जाती है। वहाँ दोनों कॉफी पीते हैं, खाना खाते हैं, पर दोनों में कोई बातचीत नहीं होती है। और दीपा के मन में एक द्वंद्व भी होता है कि क्या वह निशीत को माफ कर रही है, क्या वह फिर से उसके प्रेम में पड़ रही है। पर दीपा कुछ नहीं समझ पाती। और भाग 2 में हमने यही देखा था। आइए देखते हैं कि इस भाग में क्या कहानी है। तो सुनते हैं यही सच है कहानी का भाग 3। अपनी मजबूरी पर मैं खींच जाती हूँ। आज कितना अच्छा मौका था सारी बात बता देने का, पर मैं ना जाने कहाँ भटकी हुई थी कि कुछ बता भी नहीं पाई। शाम को निशीत मुझे अपने साथ ले गया। पानी के किनारे हम घास पर बैठ गए। कुछ दूर पर काफी भीड़ भाड़ और चहल पहल थी, पर यह स्थान अपेक्षाकृत शांत था। सामने लेक के पानी में छोटी छोटी लहरें उठ रही थीं। चारों ओर के वातावरण का कुछ विचित्र सा भाव मन पर पड़ रहा था। अब तो तुम यहाँ आ जाओगी, मेरी ओर देखकर उसने कहा। हाँ, नौकरी के बाद क्या इरादा है? मैंने देखा उसकी आंखों में कुछ जानने की आतुरता फैलती जा रही है, शायद कुछ कहने की भी। मुझसे कुछ जानकर वह अपनी बात कहेगा। कुछ नहीं, ना जाने क्यों मैं यह कह गई। कोई है जो मुझे कचोटे डाल रहा है। क्यों नहीं बता देती कि नौकरी के बाद मैं संजय से विवाह करूंगी। मैं संजय से प्रेम करती हूँ, वह मुझसे प्रेम करता है। वह बहुत ही अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है। वह मुझे तुम्हारी तरह धोखा नहीं देगा। पर मैं कुछ भी तो नहीं कह पाती। अपनी इसी बेबसी पर मेरी आंखें छलछला आती हैं और मैं दूसरी ओर मुंह फेर लेती हूँ। तुम्हारे यहाँ आने से मैं बहुत खुश हूँ। मेरी सांस जहां की तहां रुक जाती है। आगे के शब्द सुनने के लिए हैं, पर शब्द आते नहीं। बड़ी कातर, करुण और याचना भरी दृष्टि से मैं उसे देखती हूँ, मानो कह रही हूँ कि तुम क्यों नहीं कह देते निशीत कि आज भी तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम मुझे सदा अपने पास रखना चाहते हो। जो कुछ हो गया है उसे भूल कर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो। कह दो निशीत, कह दो। यह सुनने के लिए मेरा मन अकुला रहा है, छटपटा रहा है। मैं बुरा नहीं मानूंगी, जरा भी बुरा नहीं मानूंगी। मान ही कैसे सकती हूँ निशीत? इतना सब हो जाने के बाद भी शायद मैं तुमसे प्यार करती हूँ। शायद नहीं, सचमुच ही मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ तुम कुछ नहीं कहोगे, सदा के ही मितभाषी जो हो। फिर भी कुछ सुनने की आतुरता लिए मैं तुम्हारी तरफ देखती रहती हूँ। पर तुम्हारी नजर तो लेक के पानी पर जमी हुई है, शांत मौन। आत्मीयता के ये क्षण अनकहे भले ही रह जाए, पर अनबूझे नहीं रह सकते। तुम चाहे ना कहो, पर मैं जानती हूँ तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो। मेरे कलकत्ता आ जाने के बाद तुम इस टूटे संबंध को फिर से जोड़ने की बात तुम इस समय सोच रहे हो। तुम आज भी मुझे अपना ही समझते हो। तुम जानते हो आज भी दीपा तुम्हारी है और मैं। लगता है इस प्रश्न का उत्तर देने का साहस मुझ में नहीं है। मुझे डर है कि जिस आधार पर मैं तुमसे नफरत करती थी, उसी आधार पर कहीं मुझे अपने से नफरत ना करनी पड़ जाए। लगता है रात आधी से भी अधिक ढल गई है।
मन में उत्कट अभिलाषा होते हुए भी निशीथ की आवश्यक मीटिंग की बात सुनकर मैंने कह दिया कि तुम स्टेशन मत आना। इरा आई थी पर गाड़ी पर बिठाकर ही चली गई, या कह दूं कि मैंने जबरदस्ती उसे भेज दिया। मैं जानती थी कि लाख मना करने पर भी निशीथ आएगा और इस विदा के अंतिम क्षणों में मैं उसके साथ अकेले ही रहना चाहती थी। मन में एक दबी सी आशा थी कि चलते ही समय शायद मुझसे वह कुछ कहे। गाड़ी चलने में जब 10 मिनट रह गए तो देखा बड़ी व्यग्रता से डिब्बों में झांकता हुआ निशीथ इधर आ रहा था। पागल, उसे इतना तो समझना चाहिए कि उसकी प्रतीक्षा में मैं यहाँ बाहर खड़ी हूँ। मैं दौड़कर उसके पास आ जाती हूँ। आप क्यों आए? पर मुझे उसका आना बहुत अच्छा लगता है। वह बहुत थका हुआ लग रहा है। शायद सारा दिन बहुत व्यस्त रहा और दौड़ता दौड़ता मुझे सी ऑफ करने यहाँ आ पहुंचा। मन करता है कुछ ऐसा करूं जिससे उसकी सारी थकान दूर हो जाए, पर क्या करूं? हम डिब्बे के पास आ जाते हैं। जगह अच्छी मिल गई? वह अंदर झांकते हुए पूछता है। हाँ। पानी वानी तो है। बिस्तर फैला लिया? मैं खीज पड़ती हूँ। वह शायद समझ जाता है, सो चुप हो जाता है। हम दोनों एक क्षण एक दूसरे को देखते रहते हैं। मैं उसकी आंखों में विचित्र सी छायाएं देखती हूँ, मानो कुछ है जो उसके मन में घुट रहा है, उसे मथ रहा है। पर वह कह नहीं पा रहा है। वह क्यों नहीं कह देता? क्यों नहीं वह अपने मन की इस घुटन को हल्का कर लेता? आज भीड़ विशेष नहीं है। चारों ओर नजर डालकर वह कहता है। मैं भी एक बार चारों ओर देख लेती हूँ, पर नजर मेरी बार बार घड़ी पर ही जा रही है। जैसे जैसे समय सरक रहा है, मेरा मन किसी गहरे अवसाद में डूब रहा है। मुझे कभी उस पर दया आती है तो कभी खीज। गाड़ी चलने में केवल 3 मिनट बाकी रह गए हैं। एक बार फिर हमारी नजरें मिलती हैं। ऊपर चढ़ जाओ, अब गाड़ी चलने वाली है। बड़ी असहाय सी मैं उसे देखती हूँ, मानो कह रही हूँ तुम ही चढ़ा दो। और फिर धीरे धीरे चढ़ जाती हूँ। दरवाजे पर मैं खड़ी हूँ और वह नीचे प्लेटफॉर्म पर। जाकर पहुंचने की खबर देना। जैसे ही मुझे इधर कुछ निश्चित रूप से मालूम होगा, मैं तुम्हें सूचना दे दूंगा। मैं बोलती नहीं, बस उसे देखती रहती हूँ। सीटी, हरी झंडी, फिर सीटी। मेरी आंखें छलछला जाती हैं। गाड़ी एक हल्के से झटके के साथ सरकने लगती है। वह गाड़ी के साथ कदम आगे बढ़ाता है और मेरे हाथ पर धीरे से अपना हाथ रख देता है। मेरा रोम रोम सिहर उठता है। मन करता है चिल्ला पड़ूं कि मैं सब समझ गई निशीथ, सब समझ गई। जो तुम इतने दिन में नहीं कह पाए, वह तुम्हारे क्षणिक स्पर्श ने कह दिया। विश्वास करो, तुम मेरे हो और मैं भी तुम्हारी हूँ, केवल तुम्हारी, एकमात्र तुम्हारी। पर मैं कुछ नहीं कह पाती। बस साथ चलते निशीथ को देखती भर रहती हूँ। गाड़ी की गति पकड़ने से वह हाथ को जरा सा दबाकर छोड़ देता है। मेरी छलछलाई आंखें मुद जाती हैं। मुझे लगता है यह स्पर्श, या सुख, यह क्षण ही सत्य है। बाकी सब झूठ है। अपने को भूलने का, भरमाने का, छलने का असफल प्रयास है। आंसू भरी आंखों से मैं प्लेटफॉर्म को पीछे छूटता हुआ देखती हूँ। सारी आकृतियां धुंधली सी दिखाई पड़ती हैं। असंख्य हिलते हुए हाथों के बीच निशीथ के हाथ को, उस हाथ को जिसने मेरा हाथ पकड़ा था, ढूंढने का असफल सा प्रयास करती हूँ। गाड़ी प्लेटफॉर्म को पार कर जाती है और दूर दूर तक कलकत्ता की जगमगाती बत्तियां दिखाई देती हैं। धीरे धीरे वे सब दूर हो जाती हैं, पीछे छूटती जाती हैं। मुझे लगता है यह दैत्याकार ट्रेन मुझे मेरे घर से कहीं दूर ले जा रही है, अनदेखी अनजानी राहों में गुमराह करने के लिए, भटकाने के लिए। तो दोस्तों, आज इतना ही। आगे का कहानी पढ़ने के लिए आप सुनिए भाग 4। तब तक के लिए धन्यवाद।